मित्रों, नमस्कार। हम प्रायः अपने YouTube चैनल में जो चर्चाएं करते हैं कुछ गंभीर प्रकृति की होती हैं, आध्यात्मिक, दार्शनिक, व्यवहारिक। कभी लगता है कि जीवन इतना ही तो नहीं है। हमारा जीवन भरा पूरा होता है। तमाम प्रकार की ऐसी यादें होती हैं, ऐसे संस्मरण होते हैं। हम बचपन से लेकर के आज इस उम्र तक, ना सिर्फ मैं, आप सब भी, सभी लोगों के जीवन में खट्टी मीठी बहुत सारी यादें होती हैं। और वो यादें हमें कुछ सिखाती भर नहीं हैं, कुछ ऐसे मज़ेदार अनुभव होते हैं कि जो बाकी चीज़ें तो भूल जाती हैं लेकिन वो भूलती नहीं। देखिए, कोई बड़ी दुख भरी बात बात होती है तो वो भी जल्दी नहीं भूलती, और कोई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुशी भरी बात होती है, कुछ ऐसी घटना होती है तो वह भी नहीं भूलती। कुछ ऐसी ही बात आज आपसे साझा करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे कॉलेज के दिनों की बात है, वाराणसी की, जहाँ मैं पढ़ता था, वहीं से जुड़ी एक घटना है। बहुत ही मज़ेदार है और मेरा पहला अनुभव था, अप्रत्याशित अनुभव था। इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं था, तो मैंने उसे जिस तरह से नवीनता के साथ अनुभव किया, आइए आपको भी उसी अनुभव से जोड़ता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, बड़े मज़ेदार मित्र हैं, अभी भी हैं और अभी भी उनसे मित्रता कायम है। तो कॉलेज के दिनों के हमारे मित्र थे वे, विश्वविद्यालय में भी साथ रहे। बहुत ही मज़ेदार व्यक्तित्व है उनका, बहुत खूबसूरत, अच्छे स्वभाव के, मधुर, और हमेशा मेरा साथ दिया उन्होंने। सुख में, दुख में, हर प्रकार की बातों में मुझसे जुड़े रहते थे। जो भी हमारे साथ अच्छी बुरी बातें होती थीं उसमें उनकी शेयरिंग होती थी, सहभागिता होती थी। और सामान्य रहन सहन के जैसा मैं था वैसे वो भी थे, बल्कि कहना चाहिए वो तो स्वपाकी भी थे। और मैं तो घर में रहता था, वे किराए के कमरा लेकर के उसमें रहते थे। आ, उनकी शादी हुई। अब उनकी शादी जो हुई वह हम सभी मित्रों में सबसे पहले हुई। उत्तर प्रदेश में प्रायः देखा जाता है, खास करके हो सकता है हर वर्ण में हर जगह होता हो, लेकिन मैंने देखा जहाँ तक सवर्णों में कुछ ज़्यादा ही होता था कि बड़ी जल्दी शादी करते थे। सुयोग्य लड़के प्रायः उस समय उनकी तलाश रहती थी और छात्र जीवन में ही उनको बंधन से बांध दिया जाता था। मेरे साथ भी ऐसी कोशिशें हुई जो कि नाकाम रहीं। मैंने उन्हें कामयाब होने नहीं दिया, लेकिन हमारे जो मित्र जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनके साथ कुछ ऐसा था कि बहुत ही सहज थे। किसी की भी बात परिवार में मान लेना उनके लिए बहुत सामान्य सी बात थी। सबके सामने सबको खुश रखने की उनकी प्रकृति आज भी है, उस समय भी थी। किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? शादी के लिए वो सहमत हो गए। तो जब वो कुछ कमाते भी नहीं थे कॉलेज के दिनों में, उसी समय उनकी शादी होने लगी। तो हम जितने भी मित्र थे उनमें सबसे पहली शादी उन्हीं की हुई। अब अभी तो मैं बड़े सम्मान से उनके लिए बोल रहा हूँ। उन दिनों तो हम लोग आपस में एक दूसरे को तुम कह के ही बात करते थे, क्योंकि बाल सखा हैं मेरे, तो जाहिर है कि कहीं किसी किस्म की औपचारिकता तो थी नहीं संबंधों में या व्यवहार में। वो बनारस के समीप के एक गांव में रहते थे, उनकी खेती बाड़ी भी थी, अभी भी है। तो उस गांव से ही शादी होती है। प्रायः देखा जाता है वहाँ कि जो लोग गांव में उनके घर होते हैं तो गांव से ही शादी करना पसंद करते हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। तो इनका अपना गांव था और जिस लड़की की से इनकी शादी हो रही थी वो भी किसी बगल के किसी गांव में रहती थी। अब हुआ क्या कि साहब ने मुझे बुलाया, और जाहिर है कि बहुत सारे मित्रों को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया और एक आध और मित्रों को बुलाया था। चूँकि मैं उनका बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ था तो मुझे उन्होंने बुलाया। मैंने कहा कि चलो भाई, पहली पहली शादी है और किसी दोस्त की हो रही है, चलें इसका भी अनुभव कर लें।
वैसे तो मैंने शादियां बहुत अटेंड की थी, लेकिन किसी मित्र की शादी का पहला अनुभव था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और बस से उनके घर पहुंचा मैं, गांव। बनारस से अभी मुझे ठीक ठीक स्मरण नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 60-70 किलोमीटर या ऐसा ही, इतनी दूरी पे था गांव उनका, 100 किलोमीटर के अंदर ही था लगभग। तो वहाँ गया मैं, गर्मी के दिन थे, और उत्तर प्रदेश में और गर्मी के दिनों में बनारस में बहुत गर्मी पड़ती है। और भी कुछ खास बात है जो भी मैं आपसे बताऊंगा वहाँ की गर्मी की, जिसकी अभी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। धीरे धीरे परतें खुलेंगी तो आपको और अभी आनंद आएगा उस संस्मरण का। अब हुआ क्या कि हम उनके घर पहुँचे, गांव में सामान्य सा घर था। बहुत अच्छे से उन्होंने बड़े हार्दिकता के साथ, बड़े स्नेह के साथ उन्होंने और उनके परिवार ने मेरा स्वागत किया। बहुत खुश थे। मेरा जलपान हुआ, बैठा रहा मैं, फिर भोजन भी हुआ। उसके बाद ये हुआ कि अब चलना है बारात में। तो बारात मुझे ठीक से तो स्मरण नहीं, लेकिन शायद 30-40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर कुछ ऐसे ही दूर उनका ससुराल था। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है इतना। तो वहाँ तक जाने के लिए साधन क्या था? ट्रैक्टर थे। तो ट्रैक्टर में होता क्या है कि पीछे वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो कृषक परिवार होते हैं, वो धनी हों चाहे जैसे भी हों, उन दिनों ये काफ़ी पुरानी घटना मैं बतला रहा हूँ। आप सोच लीजिए कि आज से लगभग शायद 50 साल हो गए होंगे, इतनी पुरानी, या शायद इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, इतनी पुरानी घटना है। तो उन दिनों आप समझ सकते हैं कि यूपी में और बनारस में गांव की और आसपास के लोगों की क्या स्थिति रही होगी। सड़कें भी नहीं थी वैसी जैसी आज हैं। तो अब वहाँ गए हम लोग, तो जाहिर है सड़कें नहीं हैं तो ट्रैक्टर ही चलते थे, क्योंकि ट्रैक्टर तो खेत में भी चल लेते थे, पगडंडियों में भी चल लेते थे, आज भी चल लेते हैं। तो हर किसी के पास ट्रैक्टर होता है। ट्रैक्टर के पीछे एक ट्राली होती है, तो उस ट्राली में प्रायः बारातें जाया करती हैं। उन दिनों यही रिवाज था। तो मेरा पहला अनुभव था। उसके पहले मैं किसी ट्रैक्टर और ट्राली में चढ़ा भी नहीं था। अब उसके बाद बारात की तैयारी होती रही जाने की, होते 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 शाम हो गई। लगभग शाम होने वाली थी तब बारात चली, और दूल्हे ने अपना बढ़िया साफा बांधा। साफा सिर में पगड़ी जैसा बांधा जाता है, उसके ऊपर मोर लगाई जाती है एक प्रकार की, उसको मोर बोलते हैं। तो वो सब लगाया, पूरे तैयार हुए, और शेरवानी वगैरह पहन करके दूल्हे राजा और हम लोग भी सब, पूरी बारात जो है आ गई उसमें ट्रैक्टर की ट्राली में, और हम लोग चल पड़े। अब मेरा पहला अनुभव था, मुझे नहीं पता था कि ट्रैक्टर जब उस कच्ची सड़क में, जो कि कहीं खेत के ऊपर दौड़ रहा है, कहीं वो कच्ची सड़क में दौड़ रहा है, तो क्या स्थिति होती होगी। उसमें होता क्या है कि धूल बहुत उड़ती है। तो अब, और आवाज़ भी आती है और हिलता भी बहुत है। तो ट्राली में अच्छा आंदोलन होता है। तो उस आंदोलन में, चूंकि उस समय, अब मैं भी युवावस्था में था, तो उससे कहीं कोई परेशानी नहीं होती, ना झटकों की परेशानी थी। अब तो जरा सा झटका लग जाए तो लगता है कि कार का शॉक ऑफ शायद ठीक नहीं है। उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था। ये सब चीज़ें संवेदन से परे थीं। ये कोई व्यक्ति गौर ही नहीं करता था, अनुभव ही नहीं करता था। आनंद सर्वोपरि होता था, और आनंद था कि मेरे मित्र की शादी है। तो उस आनंद की अनुभूति के साथ हम चले। धूल उड़ती रही, हम धूल साफ करते रहे और चलते रहे। ट्रैक्टर किसी तरह से पहुंचा उस गांव के आसपास। पता चला कि रास्ता हम भूल गए थे, और शुरुआत में ही पता चला, और कोई लेने वाला, वहाँ बताने वाला तो था नहीं। वहाँ पर कौन बताएगा गांव में। तो शायद हम लोग कहीं दूसरी तरफ निकल गए। किसी से पूछा गया तो फिर बताया उसने कोई दूसरा रास्ता, तो फिर दूसरे रास्ते से लौटे। यानी भटकते 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 हम लोगों का ट्रैक्टर अंततः उस गांव में पहुंच गया जहां उनकी ससुराल थी और शादी होनी सुनिश्चित की गई थी। चलिए भाई, वहां पहुंच गए। अब जैसा कि उन दिनों होता था, और हमारे भाई साहब की भी जब बाद में शादी हुई थी उसमें भी ऐसा ही आयोजन कुछ था। तो खैर, उसमें तो ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी जिसकी, और ना ही मज़ेदार घटना हुई थी जिसका मैं
संस्मरण आपको अभी बतलाऊं, वो तो सामान्यतया संतोषजनक ठीक ठाक हुई थी। लेकिन अभी मैं जो घटना कर रहा हूँ, बतला रहा हूँ आपसे अपने मित्र की शादी की, उसमें ये मज़ेदार वाक़या हुआ जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वहाँ हम गए तो देखा एक खेत था, और खेत में ही उन लोगों ने बल्लियाँ वगैरह लगा करके एक तंबू जैसा, कनात तंबू, कनात तो शायद थी कि नहीं, हाँ तंबू था ऊपर से, तो ऊपर से तंबू तान दिया था और उसके नीचे जो है खेत में ही खाटें रख दी गई थीं। तो खाटें बिनी बिनाई खाटें होती हैं, तो वो रख दी गई थी बारातियों के लिए कि उसमें वो विश्राम करें और चाहें तो सो भी सकते हैं। तो वो खाटें रखी हुई थी खेत में, और ऊपर से तंबू लगा हुआ था, खंभों पे खड़ा हुआ, और खेत था सामान्य। यही हमारा, जिसको जनवासा बोलते थे, बारात के ठहरने का इंतजाम ये था। सामान्यतः ऐसा ही होता रहा है वहाँ भी। आमतौर पर शादियों में ऐसा ही होता है, कभी किसी को आम के बगीचे में ठहरा देते थे, कभी किसी को खेत में ठहरा देते थे। प्रायः गांव में धर्मशाला इत्यादि तो होती नहीं थी, कोई ऐसा प्रबंध था नहीं, होटल का तो सवाल ही नहीं था, तो ऐसे ही ठहराया जाता था और सभी को स्वीकार्य था, इसलिए उसको सहजता से कोई भी उसमें आपत्ति नहीं करता था, क्योंकि वह प्रचलन में था। चलिए, अब हम गए वहाँ पे, खाट में बैठे, विश्राम की मुद्रा में आए, और शाम तो बीत चुकी थी, रात का धुंधलका होने ही वाला था, सूर्य ढल चुका था, तो हम उसमें बैठे। उसके बाद लड़की के पक्ष से कोई पानी वगैरह, शरबत वगैरह लेके आया और लोगों ने अपना लिया। हमारे दूल्हे राजा भी काफ़ी थकान महसूस कर रहे थे, तो वो भी एक खाट में लंबायमान हो गए, अपनी पगड़ी को उतार के उन्होंने अपने मुकुट या पगड़ी, जो भी आप उसको बोलें, उसको खाट के किनारे रख दिया और वो भी लंबे हो गए उसमें। हम लोग भी कहीं बैठे हुए, कहीं आधे झुके हुए, कहीं लेटे हुए अपना आराम कर रहे थे, कि अपनी थकान मिटा रहे थे कि अब आगे की प्रक्रिया होगी, जैसा जो होगा। कुछ ही दूर पर वहाँ से लड़की वालों का घर था। तो ये जो खेत था वो गांव से थोड़ा सा, समझ लें कि शायद 100 या 150 मीटर दूर रहा होगा, इतनी दूर था, और वहाँ पर हम लोग ठहरे हुए थे। अब स्वागत सत्कार वगैरह वो हुआ, शरबत वगैरह पिया हम लोगों ने। इसके बाद क्या हुआ, अब मैं वह चर्चा करना जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में उन दिनों गर्मी में होता था, और शायद अभी भी होता हो। वो ये होता था कि वहाँ धूल भरी आंधी बहुत आती है, वहाँ डस्टी एरिया है, तो बारीक धूल होती है, तो वो जो धूल भरी आंधी है वह वहाँ भयंकर आती है, और लगभग रोज आती है गर्मियों में। मैं जब बनारस में था, अपनी ताई जी के साथ रहता था, वहाँ भी मैं अनुभव करता था कि वो आंधी प्रायः हम उसका सामना करते रहते थे। लेकिन खेतों में, जहाँ आप खाट में बैठे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और वहाँ आंधी आ जाए, जहाँ आपके ऊपर सिर्फ एक तिरपाल है और कुछ भी नहीं है, तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और लाइट वगैरह भी नहीं थी, तो गैस वगैरह कुछ जल रही थी वहाँ पर, गैस का पेट्रोमैक्स वगैरह का कुछ इंतजाम था, तो वो सब जल रही थी, और संभवतः पेट्रोमैक्स ही था। तो ये सब था। इसी के दौरान आंधी आ गई। अब जब आंधी आई तो सब तरफ से वैसे ही अंधेरा सा हो गया था, पहले शाम हो चुकी थी, रात बल्कि हो चुकी थी, और उसी दौरान आंधी आ गई। अब उस आंधी में इतनी धूल उड़ी कि दिखना सब तरफ से बंद हो गया, और थोड़ी देर में वो जो पेट्रोमैक्स वगैरह थे वो ही बुझ गए। तो हम लोग अंधा कुप एकदम अंधेरे में वहाँ खाटों पर बैठे थे। अब वो आंधी के साथ ही क्या हुआ कि वह आंधी उस समय की, पता नहीं कैसा है कि मेरे मित्र का कैसा भाग्य था, या मेरे मित्र की भाग्य का, या उनका क्या व्यक्तित्व का क्या प्रभाव था। कहते हैं ना कि किसी किसी की शादी में ऐसा कुछ घटित हो जाता है, हर शादी में नहीं होता है, लेकिन कुछ अलौकिक व्यक्तित्व होते हैं, जैसे कि मेरे मित्र थे और हैं। तो ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व की शादी में और कोई घटना ना हो, ऐसा संभव नहीं था। तो भाई बहुत तेज आंधी आई, और वो आंधी फिर इतनी तेज हवा चली कि एकाएक क्या हुआ कि स्थिति ऐसी आई कि लोगों के कपड़े उड़ने लगे। और आश्चर्य होगा आपको जान करके कि हमारे जो दूल्हे राजा थे, उनकी जो पगड़ी साफा था वह भी उड़ गया,
उनको पता ही नहीं था कि वो साफा कहाँ गया, क्योंकि अंधेरा था, कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक आदमी दूसरे को देख नहीं पा रहा था। फिर भी अनुमान हम लोग कर रहे थे कि ये यहाँ बैठे हैं, ये वहाँ बैठे हैं, आपस में चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय आवाज़ भी सुनाई देना मुश्किल होता है, क्योंकि आवाज़ भी आ रही थी आंधी में। एकाएक बहुत तेज हवा आई, और अंधड़ जिसको बोलते हैं, अंधड़ यानी वह तेज हवा जिसमें कि धूल मिली हो, उसको अंधड़ बोलते हैं। तो वह अंधड़ आई, और उस अंधड़ में एकाएक हुआ क्या कि वह जो वो जो तंबू बंधा था, उसके जो खंभे थे, वो बल्लियां टिकी हुई थी। वो लोहे के उस समय नहीं टिकते थे, बल्लियां आती थी लकड़ी की, तो वो बल्लियां गिर गईं, और वह पूरा का पूरा तंबू हम सब बारातियों के ऊपर गिर गया। अब सोचिए, उस अंधेरे में हम लोग खेत में पड़े हुए हैं, और सबको आदेश दे दिया गया था कि सब लोग लेट जाएं, कोई उड़ ना जाए, क्योंकि आंधी तेज है तो खाट ही उड़ जाएगी। तो सब लोग लेटे हुए थे। उसी अवस्था में ऊपर से तंबू गिर गया। अब तंबू गिर गया तो अब सोचिए कि कितना अंधेरा हो गया। अब कोई ना किसी से बात कर पा रहा है, ना किसी को देख पा रहा है, ना कुछ है। उस तंबू में हम लोग ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि तंबू का ओर छोर कहाँ है जिससे हम बाहर निकल सकें। तो रेंग रेंग के हम लोग खाट से धीरे धीरे रेंग के जमीन पर आ गए। अब सोचिए, उस आंधी में हम लोग उस जमीन में जहाँ की मिट्टी ही मिट्टी है, वहाँ हम लोग हाथ से सांप की तरह रेंगते 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 उस तंबू से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। अब सभी जो बाराती थे अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए, सजे संवरे हम लोग गए थे, और उस अवस्था में हम लोग उस खेत में अपना अपना रास्ता तलाश रहे थे कि हम तंबू से बाहर किसी तरह, क्योंकि सांस भी घुट रही थी उसके अंदर, धूल और अंधेरा, और उसमें कहीं कोई, और लड़की वाले वो अपने खाने पीने को संभालने में लगे हुए थे, तो वो तो अपने घर में थे, कोई व्यक्ति उस समय मदद करने कहाँ से आएगा। तो हम बाराती वहाँ पर अनाथों की तरह वहाँ पर छूट गए। अब सोच लीजिए, उस अवस्था में ये हुआ कि लोग चिल्ला रहे थे कि अब मैं भोजपुरी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन वहाँ जो भी संवाद हो रहा था वो भोजपुरी में हो रहा था। मैं आपको शुद्ध हिंदी में बतला रहा हूँ। भोजपुरी में होने से उसका आनंद और दुगना हो जाता अगर मैं भोजपुरी बोल पाता, लेकिन एनीवे हिंदी में ही बता रहा हूँ, सामान्य खड़ी बोली में, कि कोई कह रहा था कि अरे मेरा ये उड़ गया, मेरा वो उड़ गया, अरे तुम कहाँ है, तू कहाँ है, ये वो। उसी में एकाएक एक तरफ से, एक कोने से आवाज आई। एक मेरे बाराती मित्र थे, तो वो कुछ उम्र में ज़्यादा थे, तो अब पता नहीं कौन थे, लेकिन आवाज़ आई, हम लोगों ने आवाज़ सुनी बड़ी ज़ोर से, चीख, कि उन्होंने बोला अपने भोजपुरी भाषा में कि काट लिया रे, काट लिया रे, काट लिया रे। अब हम लोगों को लगा क्या काट लिया, क्या काट लिया, तो पता लगा कि ये कहना चाह रहे थे वो कि किसी सांप ने उनको काट लिया। अब सांप ने काटा या चूहे ने काटा या कीड़े ने काटा, यह तो उस अंधेरे में संभव नहीं था जानना, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उनको सांप ने काटा है। अब वो काफ़ी भयभीत होकर के इतनी जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन उनकी मदद करने कोई उनके पास पहुंचे कैसे। सब लोग तो तंबू में दबे हुए थे, और सब लोग यानी जमीन में लेटे हुए हैं, मुंह हमारा जमीन में है, और ना हमें कुछ दिखाई दे रहा, ना कुछ, ऊपर से तंबू है भारी भारी। तो उस अवस्था में उनकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकता था। तो किसी ने चिल्ला के बोला कि नहीं नहीं, सांप नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सांप ने काटा, सांप ने काटा, और मर गए रे, और मर गए रे, और पता नहीं क्या क्या। बहुत ज़्यादा मतलब दुर्दांत स्थिति आ गई, और बहुत चिल्लाया उन्होंने। अब ऐसी स्थिति में सोच लीजिए कि क्या हुआ होगा। फिर वो आंधी में धीरे धीरे हम लोग उससे तंबू से बाहर निकलने की कोशिश किए। बाहर निकले तो बाहर भी अंधेरा था, और आंधी फिर धीरे धीरे रुकी। तो उसके बाद फिर अब हम लोग सब भूतों की तरह नजर आ रहे थे। अब कल्पना कर लीजिए कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन कल्पना कर रहे थे कि हम सभी भूतों जैसे हो गए हैं, धूल धूसरित एकदम। और उस अवस्था में लड़की पक्ष से कोई आया नहीं, तो इससे हमारे जो बाराती थे कुछ वरिष्ठ जन, वो बड़े क्षुब्ध कि कोई मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो मदद करने आए भी तो कैसे, वो तो खुद फंसे हुए हैं। उनके यहाँ तो और समस्या थी कि उनकी सामान्य घर है, तो वहाँ पर कोई सामान रखा है, खाने पीने का सामान था, तो किस सामान को कैसे बचाना है, क्या करना, उनकी दूसरी समस्या थी, उसमें वो लगे हुए थे।
तो खैर अब वो चले गए। अब उसके बाद हमारे दूल्हे राजा जो हैं वो कार में गए थे। कार में या कोई वाहन था उनके लिए शायद, हाँ कोई वाहन था, अच्छा सा वाहन था कुछ, तो उसमें गए थे। अब मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, संभवतः वो भी ट्रैक्टर ही रहा हो, क्योंकि शायद 1-2 ट्रैक्टर गए थे, 2 या 3 ट्रैक्टर गए थे टोटल। तो वो भी किसी शायद ट्रैक्टर में ही गए होंगे। तो अब हुआ क्या कि हमारे जो मित्र हैं वो बहुत मज़ेदार हैं, और उन दिनों जैसे मज़ेदार थे, अब तो परिपक्वता की इस उम्र में वो मज़ेदारी उनमें थोड़ी सी कम हो गई। उस समय कुछ ज़्यादा थे, अति उत्साह में रहते थे और किसी भी प्रसंग में बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते थे। और जब वो उत्तेजित होते थे तो उनको जरा भी ख्याल नहीं रहता था कि वो किसके प्रति उत्तेजित हो रहे हैं। एकदम उत्साहित होते थे। तो उत्साह और उत्तेजना उनकी प्रतिक्रिया में सहज मिश्रित रूप में रहते थे। तो हुआ क्या कि जब ये सब थम गया तो बहुत गुस्से में आए वो। तो वो एक ट्रैक्टर के शायद बोनट में खड़े हो गए थे, या किसी गाड़ी के बोनट में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वहाँ खड़े हो गए और वहाँ से वो ललकारने लगे जोर जोर से अपने ससुराल वालों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि मतलब कि वहाँ लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और शिकायत, क्योंकि अब उनको ये लगा कि शायद उनके ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने बारातियों की रक्षा करें और बारातियों के सम्मान की और उनके स्वागत की जो परंपरा है वो थोड़ी सी बाधित उनको लगी। तो वो हम लोगों के पक्ष लेते हुए वो बोनट पे खड़े हो गए और उस तरफ मुंह करके काफ़ी उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। यह दृश्य भी बड़ा मज़ेदार था। फिर बाद में वहाँ से आए लोग और धीरे धीरे आए। फिर अब क्या हो कि अब वो तो गिर गया था, तंबू तो गिर चुका था, अब तंबू को हटाया जाए, क्या किया जाए। फिर बाद में काफ़ी देर बाद फिर वो पेट्रोमैक्स वगैरह किसी ने जलाया, कोई आया, फिर मदद करने के लिए आए लोग। लेकिन तब तक तो हम लोगों की हालत बहुत ही पस्त हो चुकी थी और हम लोग उसमें कई लोग भयाकुल हो गए थे। मतलब ऐसा भर नहीं कि परेशान हुए, कई लोग भयग्रस्त हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो जाएगा। खैर, अब इस अवस्था में यह अनुभव हम लोगों ने किया। इसके बाद फिर जब कुछ समाधान हुए तब फिर कुछ पानी आनी लिया गया, मुंह धोया लोगों ने। उसके बाद भोजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब भोजन जब हम लोगों ने करना शुरू किया तो हर चीज़ में धूल मिल गई थी, क्योंकि अब वो जो भी खाना था शायद वो समय पे ढक नहीं पाए वो, या ऐसा व्यवस्थित नहीं हो पाया। ड्रमों में बनाया जाता है, रखा जाता है, जो भी हुआ हो, तो वो धूल और वो सब जो है वो खाने में भी मिल चुकी थी। तो जिसको आप बोलते हैं किसकिसी आ जाना, या फिर मतलब कंकड़ जैसा। तो हम लोगों ने वह कंकड़ और धूल मिश्रित भोजन जो है बड़ी मुश्किल से किया, क्योंकि करना आवश्यक था। क्योंकि नहीं करते अगर तो फिर क्या करते, परदेश में थे हम तो वहाँ पर विवश थे। तो किसी तरह से उसी को खाया पिया। फिर उन्हीं खाटों में फिर हम लोग किसी भी तरह से सोए और रात काटी अपनी। और इसके बाद और सवेरे क्या हुआ, और भी बहुत कुछ मज़ेदार घटनाएं हुई इससे जुड़ी हुई। कुल मिला करके वह शादी जो है एक ऐसा अनुभव रहा मेरे लिए। ऐसे बारात का अनुभव मुझे फिर कभी किसी भी शादी में नहीं हो सका, इसलिए मेरे लिए वह स्मरणीय रहा। और मैं उन मित्रवर से मैंने बोला था कि मैं इसको अपने YouTube वीडियो में इस विवरण को ज़रूर डालूँगा। तो उन्होंने भी मुझे अनुमति दी थी। बस प्रतिबंध सिर्फ ये था कि उनका नाम मैं ना लूँ, तो उनका नाम मैं आपके सामने नहीं लूँगा। और इतना ज़रूर बतलाऊँगा कि बाद में वो एक भारत की एक प्रसिद्ध IT में प्रोफेसर हो गए थे और वहाँ से वो रिटायर हुए हैं और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। और अब वो एकदम धार्मिक प्रकृति के हो गए हैं, तो धर्म कार्यों में लगे रहते हैं, भजन पूजन इत्यादि में। बहुत अच्छा स्वभाव है और मेरे मित्रों में मैं उन्हें अग्रगण्य मानता हूँ कि मेरे बहुत ही निकटस्थ हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनसे मेरा आज भी इतना जुड़ाव है। तो उनकी ये शादी मेरे लिए यादगार बन गई, बहुत ही आनंद आया। पर एक ज़रूर मैंने इससे एक लेसन लिया कि उसके बाद मैं अपने किसी भी मित्र की
उत्तर प्रदेश की उस शादी में फिर नहीं गया जो गर्मियों के दिनों में होती है। अन्य किसी दिन में होती थी, अन्य किसी मौसम में तो मैं चला गया हूँ, लेकिन फिर मैं गर्मियों के दिनों की शादी में भयवश फिर गया ही नहीं। तो यह मैंने उससे सीख ली। यही एक मज़ेदार अनुभव है जिसको याद करके आज भी मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं और हंसी भी बहुत ज़्यादा आती है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उससे आनंद प्राप्त किया, खास करके उस अंधड़ के बाद जो उनका रिएक्शन हम लोगों ने देखा उन मित्रवर का, जब उन्होंने बोनट पे खड़े होके और अपने होने वाले ससुराल के लोगों के प्रति अपने आक्रोश को उतारा चिल्ला चिल्ला के, तो मुझे लगा कि उनका जो छात्र जीवन का आंदोलनकारी व्यक्तित्व है वो एकदम सामने आ गया। तो इन्हीं मधुर और मज़ेदार बातों के साथ मैं इस संस्मरण को समाप्त करता हूँ। आशा है आपको भी आनंद आया होगा और आपके भी मित्रों की शादी में कुछ ना कुछ, ना ऐसा सही तो कुछ ना कुछ आनंदपूर्ण घटना तो अवश्य घटित हुई होगी। मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल के पृष्ठ पर उसे भी अगर शेयर करें तो मुझे अच्छा लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।